झारखंड के देवघर में रोपवे हादसा पेश आया। इस हादसे में अब तक जो खबर आ रही है उसमें 2 ख्वातीन की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। ट्रॉली में फंसे हैं अभी तक 48 अफराद, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 12 लोगों को यहां से बाहिफाजत निकाला जा चुका है। 2 ख्वातीन की मौत की खबर आ रही है, जबकि 8 जख्मी भी हुए हैं। लगातार ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से भी बचाने की कोशिश की जा रही है। डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग हौसला रखे हुए थे, दौड़ से रखे थे बचा नहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। जो हम लोग बचेंगे कि या नहीं बचेंगे। 2 बार हेलीकॉप्टर का जवान रिटर्न चला गया। हाँ। हम लोग सोच में पड़ गए थे। हाँ। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों के जवान की कृपा से, आर्मी की सबकी कृपा से हम लोग अच्छी तरह से सहूलियत से। आपके कैबिन में कितने लोग थे? 4 आदमी थे मेरे कैबिन में। चारों निकल गए सुरक्षित? हम तो फर्स्ट निकले हैं। हाँ। और आदमी निकल ले तब तक सर हमको लेके इधर आ गए। हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? मधुबनी, बिहार से आते हैं। तेलंगाना और मरकज़ में धान की खरीदारी को लेकर सियासत इस वक्त जारी है। केसीआर ने कहा है कि धान के आखिरी दाने तक जब तक मरकज़ी हुकूमत इसे खरीदने की बात नहीं करेगी तब तक ये एहतजाज लगातार जारी रहेगा। टीआरएस पार्टी के दिल्ली में एक रोज़ा इस ताल्लुक से महाधरना जारी है। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में मुनक़िद महाधरने में टीआरएस पार्टी के एमपीज़, एमएलएज़, वज़रा, मंडल परिषद अरकान, कॉरपोरेशन, सुदूर व दीगर शरीक हैं। टीआरएस लीडरों ने धान की खरीदारी में तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने वाली मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। स्वागतम सुस्वागतम वस्तुन्नाडो वस्तुन्नाडो मन रैतु नेता वस्तुन्नाडो 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 मन मुख्यमंत्री केसीआर गारी दीक्षకు మద్దతుగా దయచేసి। क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी धान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं। क्या नहीं? धन नहीं कि मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए, लेकिन दान नहीं चाहिए। यह आपका षड्यंत्र है या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठाए। शर्म करना चाहिए। हमारे साथ हैं प्रशांत रेड्डी, जो आरएनबी मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। क्या आप लोगों का डिमांड है और क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि दिल्ली ने इससे पहले भी फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा है। नहीं, सीधी बात है, जो अन्य राष्ट्रों में केंद्र सरकार
दो फसल जैसा ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वैसा तेलंगाना का भी 2 फसल का चावल केंद्र सरकार लेना चाहिए। ये सीधी डिमांड है। नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक रहना चाहिए, पूरा देश में एक पॉलिसी रहना चाहिए। अभी तक हमने देखा है कि किसान बहुत सारी डिमांड करते रहे हैं, एमएसपी का डिमांड है, तो क्या ये तमाम क्या आप लोग उस एमएसपी को मानते हैं? जरूर, एमएसपी, किसान एमएसपी मांगना उसका हक है। मैं देश को जो खाना खिलाता है तो वो फार्मर भी जीना चाहिए, उसको एमएसपी देना ही चाहिए। अभी तेलंगाना के जो किसान हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं, अभी वो किस हाल में है, कितना खरीद हो पा रहा है और कितना आप लोग चाहते हैं? देखते हैं हम। आज के बाद भी अगर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं माने तो फिर हम क्या करना है फैसला करते हैं। क्या वाकई क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों का? अगर आप तक हम लोग ये नहीं बोल सके वाकई हम क्या चाहते हैं तो गलती हमारी है। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। चावल जो हमारे पास उगता है, पैडी, ये पास्ट 25 साल से सेंटर लेते हुए आ रही। फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जो भी सरप्लस पैडी होता है वो एफसीआई लेती है। ये रूल लिखा हुआ है और वो ले रही है, कभी ये बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट एंड सेंटर एक कोऑपरेटिव मूड में आके बैठ के इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फार्मर का इश्यू है। ये मेरा इश्यू नहीं है, आपका इश्यू नहीं है। फार्मर को अपन बोलना चाहिए, फार्मर से कन्विंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम बढ़ता है, वो इश्यू है। यहाँ पर केसीआर के तौर पर पूरे झंडे में रंगे हुए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? केसीआर सपोर्ट के लिए, वो चावल लेने के लिए, सपोर्ट के लिए आया है तेलंगाना से। क्या नुकसान हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है अगर ये सरकार के नहीं चावल नहीं खरीदती है? फार्मरों को नुकसान हो रहा है। तो देखिए, अपनी बात कहने का ये अलग तरीका है और केसीआर साहब का जो झंडा है, जो पार्टी का झंडा है टीआरएस का, वो यहाँ पर पूरे तौर से उसमें उस रंग में रंगे हुए हैं। तो अलग अलग अंदाज में हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं। किसी ने अपने सर पर धान की फसल उगाई है, तो किसी ने अपने आप को पूरे तौर से रंगा है, तो कोई पोस्टर और बैनर लेकर के आया है। ये जो केसीआर है या फिर उनकी पार्टी टीआरएस है, उसने एक तरीके से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक महाज खोल दिया है और सीधे तौर पर सरकार की जो धान की खरीद की पॉलिसी है, उसमें गरीबों के लिए क्या जगह है, वो एक बड़ा सवाल यहां से उठ रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में। कल शाम जेएनयू में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। एबीवीपी और आयसा के तलबा जो हैं, दोनों विंग के तलबा आमने सामने हुए और जमकर वहां पर हाथापाई हुई। 8 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जेएनयू तशद्दुद मामले में नामालूम एबीवीपी तलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं एबीवीपी ने लेफ्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज आयसा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करने वाली 2 बजे का वक्त दिया गया है। वहीं एबीवीपी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लेफ्ट पर मारपीट करने का इल्ज़ाम लगाया। इतवार को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी हो गए। बाएं बाजू के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई की। दूसरी तरफ एबीवीपी के तलबा का इल्ज़ाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़पों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कैंपस के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। आप विजय जी हमारे साथ दिव्यांग छात्र है, इनके ऊपर हमला किया गया। अभिषेक है, अभिषेक के माथे पे चोट आई है, बहुत गंभीर चोट आई है। हमारे कार्यकर्ता कल सुबह 8 बजे तक हम लोग अस्पताल में थे, एमएलसी करा रहे थे, कार्यकर्ताओं का संभाल कर रहे थे। रात के 8:30 बजे जब ये अटैक हुआ हमारे बीच, हम बहुत डरे हुए थे। कल रात आप सभी को मीडिया फुटेज भी पता है, यही गेट पे हम लोग लाइट में उजाले में खड़े रहे ताकि अंधेरे में ये लोग लाठी डंडा पत्थर लेकर खड़े थे। सभी को पता है कहाँ कहाँ खड़े थे, माई मांडवी लॉन में खड़े थे, साबरमती में खड़े थे, लाठी डंडा पत्थर सब चीज था। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे वीपन्स थे, अगर हम अपने हॉस्टल में सोने जाते तो हमारी पिटाई होती। उसी कारण से सभी लोग डरे हुए थे। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का संभाल किया, हॉस्पिटल में संभाला, साहस दिया, संभल दिया। उसके बाद हम लोग उनको आज तक अभी हमारे साथ बीते हुए, कल रात जो बीती है वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं, किस डर में हम जी रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद पैदा शुदा हालात पर सदाए इत्तेहाद तंजीम ने तशवीश का इजहार किया है। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि मिल्लत, चंद उलमा, दानिशवरों और सियासी लीडरों ने दूरअंदेशी से काम नहीं लिया। इन्होंने कहा कि हिजाब तनाज़े के बाद सुर्खियों में आने वाली मुस्कान के सिलसिले में अलकायदा का वीडियो ताज्जुब की बात है। इस तालबा पर अगर कोई आफत आई तो कौन जिम्मेदार होगा।
इशू बना करके उछाले, ये उछालने में जो जिनकी जिम्मेदारी है, अब उसके अंदर उल्मा मौजूद हैं। इनकी बहुत बड़ी एक भूल हो चुकी है। जिस तरह से 5 लाख रुपए ऐलान करने के बाद जिस तरह सियासतदान उसके घर के पास गए, उसे बढ़ावा दिया और गैर मुस्लिमों के अंदर एक आग उबालने की कोशिश इन्होंने की, जबकि इनका एक काम था। 6 बच्चे जब हिजाब में गए थे तो उड़पी जाते, वहाँ पे बैठ के डीसी को, प्रिंसिपल को, जिसे चाहे बात कर सकते थे, लेकिन बजाय उसके इन्होंने इस कदर सामने गैर मुस्लिमों को एक हवा दे दी। आज वो साउथ के अंदर कर्नाटक एक अमन का स्टेट था, इसे एक जहरीला स्टेट बना के छोड़ दिए। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई राइट्स। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, डू नॉट ट्रबल अ स्टूडेंट। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर एनी कास्टिज्म हियर, वी आर जस्ट फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, so that I hope so you understand. I just see a lot of status uploading and encouraging a people between Hindu and Muslim. We are not fighting for that. Like I'm fighting for my right, for my education. That's it. Like every religion has a freedom, so everyone can follow like every culture. Everyone has a right to follow their culture. So hijab is our priority. So we do follow for that. Thank you. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। उत्तर प्रदेश में ट्विटर हैंडल को हैक करने का सिलसिला लगातार जारी है। यूपी हुकूमत का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैक किया गया था, जिसको फिलहाल बहाल कर दिया गया था। इससे कबल वज़ीर आला का ट्विटर हैंडल भी हैक कर लिया गया था। हुकूमत के महकमे इत्तलात के फैक्ट चेक इन्फो के ट्विटर हैंडल को भी हैक कर लिया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़े। तारिक, यूपी में लगातार ट्विटर हैंडल को हैक करने का सिलसिला जारी है। इससे पहले वज़ीर आला का जो ट्विटर हैंडल था उसको भी हैक किया गया। अब ये बताया जा रहा है कि जो यूपी हुकूमत का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था उसको बहाल कर दिया गया है। हाँ, देखिए, ये बहुत हसास मामला है और इस पर जो हमारी बात हुई है अभी जिम्मेदार अफसरान से, उन्होंने कहा है कि बहुत अहम मामला सामने आया है और इसमें 2-1 नाम भी सामने आए हैं जिनकी वजाहत अभी नहीं की गई है। ताहम सख्त नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है कि आखिर ऐसा किस मकसद के तहत हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उससे पहले भी देखिए, आपने बताया था हमारे नाज़रीन को कि वज़ीर आला का जो ट्विटर हैंडल था उसको भी हैक किया गया था। और अब महकमा इत्तलात के नशरियात का जो हैंडल है उसको लेकर भी बड़ी गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं। और हुकूमत उत्तर प्रदेश का जो हैंडल था इसको भी जाहिर है कि हैक किया गया है, लेकिन इसको रिस्टोर कर लिया गया है। जबकि हुकूमत इत्तलात और नशरियात का जो हैंडल है इस पर अभी काम जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसको कुछ देर में रिस्टोर कर लिया जाएगा। ताहम देखिए, जब से ये गोरखपुर मंदिर के हमले का मामला सामने आया तो निगरानी भी बढ़ी है, कुछ सख्त इक़दाम भी हुकूमत ने किए हैं, अहकामात भी जारी किए जा रहे हैं। और इस अंदाज की सरगर्मियां जब ऐसे माहौल में सामने आती है तो उनको बहुत हसास तस्वुर भी किया जाता है और वो हसास होती भी है। तो देखिए, इस पर नजर रखने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के जो मुख्तलिफ हसास इलाके हो सकते हैं जहाँ पर अहम अफसरान बैठते हैं, लीडर बैठते हैं, चाहे वो असेंबली हो, बापू भवन हो, लोक भवन हो या एनेक्सी हो या वजीर आला की अपनी खुद रिहाइश गाह हो, तो देखिए सख्त तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम कर लिए गए हैं, किए गए हैं पहले भी, जिस वक्त से ये गोरखपुर मंदिर का मामला सामने आया है हमले का। तो तारिक, एक सवाल ये करना चाहूँगा यहाँ पे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में 3 ट्विटर हैंडल को हैक किया गया जो कि हुकूमत से कहीं ना कहीं जुड़े रहे, तो क्या पूरे मामले में अभी तक कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं क्या इस पूरे मामले पे? जहाँ तक इसका हैंडल की बात है, जहाँ तक इस पर हैक करने की बात, करने की बात, तो देखिए इस पर अभी तक कोई बाकायदा गिरफ्तारी नहीं हुई है। ताहम ये इशारे जरूर मिले हैं कि कुछ लोगों पर नजर रखी जा रही है। और जाहिर है कि जब हुकूमत ऐसे मामलात होते हैं तो उनमें नाम बहुत जल्दी वाज़ेह नहीं करती है, बाकायदा तौर पर नजर रखी जा रही है। जो महकमे के जिम्मेदारान हैं उनको नोटिस दे दिया गया है कि इसमें जरा सी भी लापरवाही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऐन मुमकिन है कि कुछ नाम इसमें सामने आए और एक खदशा ये भी है कि कहीं इस मामले को कहीं दूसरे मामला से जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखिए, हुकूमत बहुत संजीदा है और तहफ़्फ़ुज़ी इक़दाम कर रही है, तो इस मामले को भी बहुत जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि आइंदा ऐसे कुछ कारगुजारियां ना हो जिससे हुकूमत के जिम्मेदार अफसरान भी जद में आए और माहौल भी खराब हो। तो देखिए, नजर रखे हुए है हुकूमत, और अब देखना यह है कि कितनी देर में ये महकमा इत्तलात और नशरियात का जो हैंडल है ये रिस्टोर होता है और फिर उसके बाद आगे क्या मजीद कार्रवाई की जाती है, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, किन लोगों के नाम सामने आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए।
तो कल मुल्क भर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई जगह से जल्द से जुलूस निकाले गए और कई जगह तशद्दुद की भी खबरें हैं। पुलिस ने तशद्दुद को रोकने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इन झड़प में और तशद्दुद में एक शख्स के हलाक होने की खबर है। रामनवमी के मौके पर गुजरात के आनंद, हिम्मतनगर और खंभात शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान तशद्दुद भड़क उठा। पुलिस ने तशद्दुद को कंट्रोल करने के लिए भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे। इस तशद्दुद में एक शख्स हलाक हुआ है, कई लोग जख्मी हैं, जबकि कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। हिम्मतनगर में 13 अप्रैल तक दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। साबरकांठा पुलिस ने तशद्दुद मामले में 4 अफराद के खिलाफ 3 शिकायतें दर्ज की हैं, जिसमें गाड़ियों और दरगाह में आगजनी का जिक्र किया गया है। वहीं मगरबी बंगाल के हावड़ा शहर के शिवपुरा इलाके में VHP के रामनवमी रैली के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद फिरका वाराना कशीदगी फैल गई। ताहम पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाया। यहाँ भी पथराव का वाक़या पेश आया, ताहम पुलिस ने वक्त रहते शरपसंदों पर काबू पा लिया। यहाँ भी पुलिस ने आंसू गैस के शिल दागे और ताकत का इस्तेमाल किया। हावड़ा तशद्दुद में कुछ आम लोग जबकि कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में निकल रहे रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे बजाए जाने को लेकर तशद्दुद भड़क उठा। जुलूस में मुस्लिम बस्ती से निकल रहा था और तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया जा रहा था, जिस पर बस्ती वालों ने इतराज़ किया, जिसके बाद जुलूस पर मुबैना तौर पर पथराव हुआ और 2 फ़रीक़ैन में मारपीट हुई और पथराव की भी खबर है। दोनों ग्रुपों में तशद्दुद इस हद तक बढ़ा कि मौके पर भगदड़ मच गई और आगजनी भी की जाने लगी। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं हालात को काबू में करने के लिए 3 थाना हुदूद में कर्फ्यू, जबकि पूरे शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। भूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में भी रामनवमी का जुलूस निकाला गया। इस दौरान वहां पर भी तशद्दुद फूट पड़ा और इस तशद्दुद में कई अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस ने मौके पर हालात को काबू में करने की कोशिश की और तशद्दुद पर काबू पाने के लिए पुलिस ने यहां पर ताकत का भी इस्तेमाल किया। मानखुर्द में PMGP अहाते में इतवार को रामनवमी के मौके पर एक जुलूस का एहतमाम किया गया था। इस दौरान 2 ग्रुपों में कशीदगी फैल गई। वाक़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बाइक रैली के दौरान महाडा कॉलोनी में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और ये कशीदगी में बदल गया। इस मामले में 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। इस वाक़े के बाद इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने अभी तक बस आश्वासन दिया है, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मीनवाइल JNU प्रशासन की ओर से हम 0 इंटरवेंशन देखते हैं। अभी तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वायलेंस को कंडेम करते हुए JNU प्रशासन नहीं दे पाता है। तो ये यहाँ पे रवैया है प्रशासन का और छात्र फिर भी किसी तरह डटे हुए हैं। मारपीट खाकर, अस्पताल जाकर, MLC करवाकर अभी भी डटे हुए हैं और हम इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर जाएंगे जब तक हर एक इंसान जो बार बार रिपीटेडली वायलेंस पे इन्वॉल्व रहा है वो अरेस्ट नहीं हो जाता। बाकी स्टूडेंट्स अभी बात रखेंगे। हाँ, मेस कमेटी का नवीन प्रीति एक नवीन को, हाँ, नवीन कावेरी हॉस्टल के प्रेसिडेंट।
हेलो, एक्चुअली क्या है कि परसों रात से जो सारे इवेंट मतलब हो रहे थे, ये मैं नवीन कुमार कावेरी हॉस्टल का रेसिडेंट भी हूँ और पहले मैं प्रीवियस प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ, अभी भी इंफॉर्मेशन हूँ। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, मेन्यू जो होता है, मेस मेन्यू, वो डिसाइडेड होता है पहले से। अगर कुछ भी चेंजिंग करना होता है तो वो एक कमेटी होती है, उसके द्वारा सारे रेसिडेंट के द्वारा उसको चेंज किया जाता है, अचानक से नहीं चेंज किया जाता है। तो जो डेली रूटीन के हिसाब से संडे को जो मतलब जो आता है, तो उसको बाईजात 2 बजे से उसको रोका जा रहा था, उसको भगाया जा रहा है, उसको गालियाँ दे करके कि उसको इतना भी कहा जा रहा है कि दोबारा पूरे जेन्यू कहीं भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने दिया जाएगा। तो वो डर से भाग जा रहे हैं। आप उसके बाद 2 बजे जब ये इंसिडेंट हुआ था, उसी टाइम मैं वार्डन से भी बात किया था। वार्डन सर का क्या नाम था कि ठीक है मैं वापस बुलवा लेता हूँ। मेस कमेटी मेस सेक्रेटरी रागिब है, उसको मैंने बोला था, वो बात किया, मैं भी वहाँ था, उनसे बात हुई और वो बुलवाए हैं उस अफजल को। अफजल नाम का वो है जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे जेएनयू में, और एक हॉस्टल में नहीं, सारे हॉस्टल में वो करते हैं। तो वो सारे हॉस्टल में करने के बाद कावेरी आते हैं, लेकिन कावेरी से उनको भगा दिया जा रहा है। और वहाँ पे जो मेस कमेटी के मेंबर है, वो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रही है कि आप उनको अंदर आने दिया जाए, क्योंकि वार्डन कह रहे हैं कि आप इवेंट का मतलब ये जो हो रहा है ये हम रोके ही नहीं। DOS कह रहा है कि डीन ऑफ स्टूडेंट का क्या नाम है कि हम इनको नहीं रोक सकते, ये आपका आपसी मामला है कि आप खाना चाहते हैं तो खाएंगे, जिनको खाना है वो खाएंगे। और चूँकि मेस में जो है वेज और नॉन वेज ऑलरेडी पहले से ही सेपरेट बनता है, उसमें कोई इशू ही नहीं। जिनको वेज खाना वो वेज खाते हैं, जिनको नॉन वेज खाना। तो कल जेएनयू में जिस तरह के मामलात रामनवमी के मौके पर पेश आए, तशद्दुद हुआ, 8 लोगों के आसपास जख्मी हुए, उस पर आयशा की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिस पर ये तमाम जानकारी दे रहे थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।